क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई भी डायग्राम आए सबसे पहले तो आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद है ना, ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये लाइन इसकी इक्वल होती है और ये लाइन इसकी इक्वल होती है। बाकी जाहिर सी बात है, अभी आगे आने वाले सवाल में, जस्ट आगे आने वाले सवाल में पैरेललोग्राम को एक बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप बताओ पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर, जैसे ये लिखा हुआ है डीसी, ये है हमारा बीसी, ये है हमारा ए बी और ये है हमारा ए डी। जाहिर सी बात है, पेरीमीटर होता है कि अगर आप सपोज करिए यहाँ पे हैं एंगल ए पे और आप ए से चलना स्टार्ट किए, आप बी तक पहुंचे, बी से आप फिर सी तक पहुंचे, सी से फिर चलते चलते आप डी तक पहुंचे, डी से आप ए पे पहुंचे, तो उस पूरे एरिया का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो, फॉर्मूला की कोई नीड है नहीं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो अगर ये 5 होता, ये 6 होता, तो ये 5 है तो जाहिर सी बात है ये भी 5 होगा। अगर आपका ए भी 5 है तो आपका डी सी भी 5 होगा। आपका मान लो ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6 6 12 हो जाता है, 5 5 आपका 10 हो जाता, ठीक है, तो आपका 22 हो जाता। पर मैटर क्या है कि इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम एक फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ एल बी, ठीक है। तो अभी हमको क्या दिया है, इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर। बेटा अगर एक साइड, समझ रहे हो, अगर कोई भी एक साइड हमारी दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो आप यहां पे लिख लो लेट वन साइड बी डी सी। कोई भी साइड लेनी है आपको, कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है, एक्स। अगर हम डी सी को यहाँ पे एक्स ले लें, ठीक है, तो हमारी जो दूसरी साइड होगी, अब यहाँ पे आप ए बी सी ले लो, ठीक है, अदर साइड बी, अदर साइड को हमने क्या लिया है, बी सी बी एक्स प्लस 10, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 10 हो जाएगा कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो वो ऑटोमेटिकली मेरा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा इसका कहना है। पर इसने क्या किया है, इसने बात को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। चलो ठीक है, ईच ऑफ इट्स साइड्स निकालना है, मतलब एल प्लस बी का हमको निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास पेरीमीटर ऑलरेडी दे के बैठा हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा इसमें पुट कर देंगे। देखो बेटा, अभी ना ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, ठीक है। अब हमारे पास एल है, तो एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका एल है और ये आपका बी है, तो एल की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 10, ठीक है। अब नॉर्मल है, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, ये 2x प्लस 10 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 20। ये 4x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। देखो बेटा, x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। x की वैल्यू 30 का क्या मतलब है कि जो हमारा l है वो 30 आ गया, और जो हमारा b है, b हमारा क्या था, x प्लस 10 था, तो 30 प्लस 10 हो गया। देखो, मेरा कहना है कि मुझे तो लग रहा है बेटा ये सवाल बहुत आसान है, पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया सवाल आपके हिसाब से तो इजी था, पर कहीं ना प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे लिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे बोलिए, मैं पर्सनली स्पेशली आपके लिए ये सवाल दोबारा करा दूंगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप तो नहीं है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप फेसबुक पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको बता दूंगा, ठीक है, पर्सनली बता दूंगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमसे यहाँ दिया हुआ, देखो पहली बात एक चीज समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले आप एक चीज समझ लो, एक सेकेंड, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे। आपको अगर रूल्स याद हैं तभी आप इस सवाल को करो, अगर आपको रूल्स याद हैं तब। अगर आपको रूल्स नहीं याद हैं तो एक काम करो,
देखो पहली बात मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर भैया मुझे रूल्स पता है, आप वीडियो को 3-4 मिनट स्किप करके आगे चले जाओ, क्योंकि 3-4 मिनट तक हम रूल के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आपको पता है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी ऐसा किया मत करो। होता क्या है ना कि आपको भले पता हो, पर एक बार रिवाइज हो जाता है तो जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठा रहता है, ज्यादा बेटर पड़ता है। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा था, मैं इसको बोलता हूं जुड़वा भाई रूल। लोग इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, मैं बोलता हूं जुड़वा भाई। जुड़वा भाई क्या होते हैं? देखने में एक जैसे, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई एक पर्टिकुलरली हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास पर्टिकुलरली दो ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो सी बी है वो एफ ई के बराबर है, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, और ई ए ई जो है वो डी एफ के बराबर है। अगर मैंने ये चीज बेटा प्रूफ कर दी, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर, मतलब जुड़वा भाई। जुड़वा भाई जब आप कभी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका नाम क्या है। सपोज करो कोई बहुत जुड़वा है, ठीक है, तो किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम रमेश है। आप जब मिलोगे ना रमेश से, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये मुकेश है कि रमेश है। तो उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी होती बेटा। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के हमारे बेसिकली 5 रूल्स होते हैं। तो जो हमारा पहला रूल होता है उसको बोलते हैं एस एस एस। आप तीनों साइड को, ये जो तीनों साइड हैं इनको बता दो कि अच्छा ठीक है तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। इसका साइड इससे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ए सी डी एफ के बराबर है, उसी तरीके से तीनों साइड आप आपस में इक्वल बता दो। दूसरा हमारा है एस ए एस। एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और एक साइड, साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल का एक दो साइड और एक एंगल इक्वल है, वो भी देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहां पे एक चीज आप और समझो, साइड है एंगल है साइड है, अगर इक्वल है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए ठीक है, तीसरा चलते हैं। हमारे पास आता है अब ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर दें क्योंकि बहुत हौच पौच हो गया ना, रफ कर दें थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या है ए एस ए। अगर हमारे पास एक एंगल है जो कि इसके इक्वल है, साइड जो है वो इसके इक्वल है, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये, अगर ये रूल भी हो गया, अगर ये भी हमने प्रूफ कर दिया, तब भी ये पूरा का पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ना कि अच्छा ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारा जो फोर्थ था वो हमारा था ए ए एस, एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। हमारा जो फिफ्थ था वो बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं वो आर एच एस है, वो राइट है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना जिसमें ये 90 डिग्री होता है, वो बस इसी पे अप्लाई होता है और किसी पे अप्लाई नहीं होता है। तो बेसिकली इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना कि देखो एक बहुत बड़ा इशू है कि हम बेसिकली क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आप एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लो तो मच बेटर, कि आप बस चीज़ों को बस ऐसे रटे जाओ, क्वेश्चंस देखो, आप नोट डाउन कर लो, वो भी चीज़ अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, पर अगर हम बेस समझ के चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। अब सवाल को करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, हमारे पास ए बी सी डी एक एडजॉइनिंग फिगर है जो कि एक रेक्टेंगल है। मैं आपको रेक्टेंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता दूं, प्लीज सुन लो, 1 मिनट सुन लो। एक जो रेक्टेंगल होता है ना बेटा, वो आपका पैरेललोग्राम भी होता है। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है। रेक्टेंगल का ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है। पर आप एक चीज और समझो, ये इसके पैरेलल भी होता है। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का भी काम करता है। हाँ, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का काम करेगा ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? जरूरी है, पर ठीक है, जरूरी नहीं है। रीजन क्या है कि रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का ही हो। लेकिन एक रेक्टेंगल हमेशा पैरेललोग्राम होता है, इसलिए जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल में काम करती हैं। ठीक है, समझ लो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, छोटी बात नहीं है। अब यहां पे लिखा हुआ है इफ
बी एम, जो हमारे पास बी और एम ये जो लाइन है, एंड डी एन आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है बेटा, कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस लाइन को बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन की एक फीचर होता है कि ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स ये 90 डिग्री के होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा परपेंडिकुलर दे दिया, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अगर हम इधर भी खींचना चाहें तो ये भी 90 डिग्री का है, और इधर भी लेना चाहें तो ये भी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम बी एंड डी ऑन ए सी। अच्छा, हमारे पास एक लाइन है ए सी और बी और डी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है। प्रूव दैट ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन ए, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा रफ करो। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, एक मिनट थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें जिससे आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए कि ये जो ट्रायंगल है ए एंड डी, ठीक है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है बी एम सी के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो मैटर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के मैंने अभी आपको 5 मेथड बताए हैं, उनमें से कोई भी अप्लाई हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है यहां पे एज हियर, एज हियर, एज हियर। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए और डी इज इक्वल टू बी और सी, बी और सी। ये कैसे है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। देखो अपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की, वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो आप यहां पे लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पूरा लिख लेना, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अभी लिखते जाओ, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइड आ गया, साइड आ गया, चलो ठीक है, हमारे पास एक साइड आ गया, चलो अच्छी बात है, हमारे पास एक साइड आ गया है, ऐसा नहीं है, हमारे पास एक साइड आ गया है, चलो ठीक है। अब हम एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि अब या फिर हम एक साइड या फिर एक एंगल, तो अभी चेक करते हैं कि हमको और यहाँ पे और क्या मिल सकता है। तो अभी अभी आपने देखा ना कि ये परपेंडिकुलर वाला भी तो था, तो बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री, तो हमको एक एंगल भी मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए एंड डी इज इक्वल टू एंगल ए एंड डी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल सी एम बी, एंगल सी एम बी, और यहां पे आप लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री, और यहां पे लिख दीजिए गिवन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक साइड थी इक्वल, अब हमारे पास आ गया है एक एंगल भी आ गया। हमारे पास साइड था, हमारे पास एंगल आ चुका है, ठीक है, साइड था हमारे पास एंगल आ चुका है। अब आप उसके बाद एक चीज और फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास साइड था, हमारे पास एक एंगल आ चुका है। अब आप एक चीज और फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर तो आप एक साइड फाइंड आउट करिए या फिर एंगल फाइंड आउट करिए। तो आप देखिए यहां पे हमसे ऐसा क्या है जो कि हम बोल सकते हैं कि इक्वल है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको क्या याद आ रही है जिसको हम बोल दें इक्वल है, जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एंगल बी सी एम है, एंगल बी सी एम, एंगल बी सी एम, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल बी सी एम हमारा इक्वल होगा, बी सी एम हमारे इक्वल होगा आपके किसके, डी ए एन के, डी ए एन के। और बेटा इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल ऑफ द ये क्या है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर, अल्टरनेट एंगल्स। देखो एक मिनट रुक जाओ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। हो सकता है कि आप अभी बोल दो कि भैया क्या बताएं, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। वैसे तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आप रीजन में बस इतना लिख दो अल्टरनेट एंगल, आपका काम खत्म। लेकिन बेटा आप एक चीज समझो,
परपेंडिकुलर में तो आपका ये 90 डिग्री हो गया। ये अपोजिट वाला भी आपको समझ में आ गया। आपको पता है ना कि जब भी कोई पैरेललोग्राम होता था, देखो 50 बार हम लोग समझ चुके हैं, जब भी कोई पैरेललोग्राम होता था तो ये जो एंगल इसके हमेशा इक्वल होती थी। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एक हम लाइन खींच दें जो कि इसको बाइसेक्ट करे, तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है। देखो पहली बात, इसको हमने हाफ में डाइवर्ट किया है, इसको भी हमने हाफ में डाइवर्ट किया है। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो जाहिर सी बात है, मतलब क्या पड़ रहा है हमारा, मतलब सिंपल सा इतना पड़ रहा है कि अगर हम इस एंगल को, एंगल सी को लेंगे तो हमारा एंगल यहाँ पे ए जो है वो एंगल सी का हाफ जो है वो भी एंगल ए के हाफ के बराबर होगा। पहली बात तो ये, और दूसरा एक और हमारे पास यहाँ पे ना छोटी सी प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो ये जो मैंने आपको बताया है फिलहाल के लिए, वो इसलिए बताया है क्योंकि ये चीज कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। पर यहां पे हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा रूल आता है। उस रूल को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पर रीज़न ये है क्योंकि अभी हमको 3 सवाल ख़त्म करने हैं और थोड़ा सा अभी टाइम हमारे पास कम बच रहा है, इसलिए हम सीधा सीधा इसको अल्टरनेट एंगल कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि आपको इसका मतलब पता है, ठीक है, क्योंकि आप सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस करने आए हैं, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझने नहीं आए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इन सभी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि अल्टरनेट एंगल कैसे निकाला जाता है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल कैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बन जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा ये एंगल आ गया। तो अब हमारा क्या आ गया, AAS, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DAM, ट्रायंगल DAN इज, एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंट इज, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हाँ एस बनाते हैं ना क्या बताएं आपको, DAN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM, ठीक है, BCM। अगर ये हमारा प्रूफ हो गया, अगर हमारा ये प्रूफ हो गया, तो अभी हमको देखो, अगर हमारा दोनों के दोनों, हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा प्रूफ हो चुका है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो B और M है वो आपका D और N के बराबर है। हमारा जो B और M है वो आपका D और N के बराबर है। हमारा जो B और M है वो आपका D और N के बराबर है। और यही तो शायद हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है, इज इट ट्रू दैट BM इज इक्वल टू DN। हाँ ठीक है, हमारा ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, यहां तक में। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू DN। लेकिन बेटा एक चीज है इसका ना, आप एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज होती है बिकॉज, वो बिकॉज आप जरूर लिखेंगे, और वो बिकॉज है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं CPCT। देखो CPCT ही हम आगे यूज करने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, जुड़वा दो ट्रायंगल्स थे, कि अगर 3 चीजें आप प्रूफ कर ले गए तो जो बाकी चीजें बची हैं वो आपकी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आ जाती हैं। तो देखो पहली चीज ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करना था कि भैया हमको बस नोट डाउन करना है कि ये चीजें कैसे होती हैं, तो नोट डाउन करने के लिए तो आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। लेकिन आपको मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला है, होमवर्क मिला है, वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको समझना था इस सवाल को, तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे AAS यूज करना था। AAS यूज करके हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, पहली बात। दूसरा, हमारा B और BM और DN जो है आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है।
और जो ये आपका अल्टरनेट एंगल है बेटा, अगर इसको और अच्छे समझना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अल्टरनेट समझाया है। वहां पे हमने इस तरीके से आपको अल्टरनेट समझाया है, इस तरीके से कि ये एंगल आपकी इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल आपकी इसके इक्वल होता है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हमने वहां पे समझाया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। काफी ज्यादा टाइम हो रहा है, इतना लंबा हमको खींचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और ये भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AE ठीक है एंड CF बाइसेक्ट द एंगल A। अब देखो बाइसेक्ट है बेटा, बाइसेक्ट का मतलब है इसको हाफ में डिवाइड किया जाएगा, हाफ में डिवाइड किया जाएगा, और दोनों साइड जो है ये साइड दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएगी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, बीच से काट दे रहा है। ठीक है, एंड इस एंड रिस्पेक्टफुली, अच्छा सी को भी रिस्पेक्टफुली जो है बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए जो है, ये जो हमारी लाइन है फिलहाल, वो हमारा सी और एफ के पैरेलल है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इसको आसान भाषा में बोलिए कि इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे पैरेलल, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। अगर मुझसे कोई बोलता कि पैरेलल प्रूफ करना है, तो मैं सिर्फ इतना ही उससे बोल देता कि ये जो है ना, ये AECF और FE को अगर मैं एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, अगर मैं एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो जाहिर सी बात है मेरा जो AE है वो F और C के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन बेटा आपको इतना तो पता है कि पैरेललोग्राम आपका ABCD दिया हुआ है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको पहले से ही पता है ना। पहले आप समझ लो कि सवाल में आपको करना क्या है, इतना तो आपको पहले से पता है, तो जाहिर सी बात है ई और EC भी जो है वो A और F की पैरेलल होगा। लेकिन एक चीज हमारी बच रही है, वो बच क्या रहा है, हम अभी तो बोल दें, तुरंत बोल दें कि अच्छा ठीक है पैरेलल पैरेललोग्राम है, पर ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का जो तरीका होता है वो इतना सा होता है कि अगर आपकी कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, तो जो बाकी की दो लाइन है बेटा, वो कुछ भी हो जाए, कैसी भी आप पैरेललोग्राम खींच दो, आप एक काम करो ऐसे ऐसे कर दो, लेकिन अगर ये लाइन इसकी इक्वल और पैरेलल है, तो ये दोनों जो लाइन यहां पे खींचोगे आप, यहां पे ये जो लाइन आपस में अटैच करोगे, ये भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होगी। ये पैरेललोग्राम का रूल होता है। ठीक है, आप एक काम करना, आप रफ वर्क में आराम से देख लेना। तो इसका मतलब कि अगर हम यहां पे एक मिनट रुक जाइए, अगर हम यहां पे ये प्रूफ कर दें कि A और F इक्वल्स टू E और C, अगर हम प्रूफ कर दें कि A और F इज इक्वल टू E और C, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइंस जो है आपस में इक्वल हैं और ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ECFA पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है तो A और E, F और C एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है बहुत लंबा खींच रहे हैं हम इसको, बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, पर बेटा देखो समझा के ही चलना है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बस ऐसे बोल दूं कि हाँ हाँ देखो 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 देखो, करने को तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको करने को 1 मिनट में पूरा का पूरा करके दे दूं कि अच्छा ठीक है ये छाप लो, लेकिन समझा के चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको अगर A और F और E और C को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज आ जाएगा, एक फायदा आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन इसके इक्वल है, और ये लाइन इसके इक्वल है। ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है। डी और सी जो है वो ए और बी के इक्वल है, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि डी और ई एफ और बी के इक्वल है, तो जो बची हुई लाइन है वो आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। इस वजह से हमको DADE को बी सी एफ के हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे AE एंड CF आर द बाइसेक्ट ऑफ A एंड C। पहले आप ये समझ लो, तो A और C बाइसेक्ट है, चलो ठीक है, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारा है कि एंगल ए को ले सकते हैं, ठीक है, एंगल ए अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि किसको पहले प्रूफ कर दूं, मतलब ऐसा क्या है, ASA होगा कि SSA होगा। तो आप पहले यहाँ पे ये देख लो कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, फिर से रफ कर देते हैं नहीं तो बड़ा हौच पौच हो जाता है। अगर एक पैरेललोग्राम है तो A और C जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। तो हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है, यानी एंगल जो है DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF, ठीक है। ऑलरेडी हमारा हो चुका है, प्रूफ एंड हो चुका है। चलो उसके बाद हम जो अपनी दूसरी चीज करेंगे कि एक काम करते हैं, हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारा एंगल हो गया। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे एंगल लिख लो कि हम एक एंगल प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद हाँ, ये यार सीधा सीधा दिख रहा है, ए और डी जो है, देखो आपको यहाँ खोजना पड़ेगा, आपको यहाँ खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे मिल क्या रहा है। ए और डी जो है वो आपका बी और सी के इक्वल है, बी और सी के इक्वल है। आप यहाँ पे बिकॉज लिखोगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप यहाँ पे रीजन लिखोगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक साइड भी आ गया, ये हमारा इक्वल हो गया। अब हमको या फिर तो एक साइड लेना है और या फिर हमको एक एंगल लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंगल EAD को, एंगल EAD को, तो हमारा वो इक्वल आ चुका है। अब हमको देखना है एंगल D और B को, जाहिर सी बात है। अब EAD इक्वल आ चुका है, BCF इक्वल आ चुका है। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है यार अपोजिट एंगल, यहाँ पे देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ना कि भैया ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम ना, वो भी तो आपस में इक्वल होते हैं। आप इसको क्यों भूल गए, आपको पहले यही लिख लेना चाहिए था, गलती मेरी है, मुझको पहले यही कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास तीन एंगल आ गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AAS, AAS। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हियर ट्रायंगल DAE is congruent, DAE is congruent to triangle BCF, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। हाँ, ट्रायंगल BCF, ठीक है। सच बताऊं आपको, एक इस समय रात के 2:33 हो रहे हैं, रात को 2:33 हो रहा है। जाहिर सी बात है आपको जब आप क्लास देखेंगे तो क्लास आप देखेंगे जब आपका मन करेगा, लेकिन अभी रात के 2:33 हो रहे हैं। पूरे दिन कॉलेज में थे, इस वजह से थोड़ा सा फटीक है, थोड़ा सा सर के साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, और इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ भी चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये दोनों जो है वो आपस में प्रूफ हो चुका है। अब हमको निकालना क्या था, हमको ये फाइंड आउट करना था कि D और E F और B के बराबर है। तो वो हम सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि D और E इज इक्वल टू B और F, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब आपको पीछे पढ़ाया था मैंने, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जाहिर सी बात है अगर हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो चुकी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो D एक छोड़ के E है, यहाँ पे B एक छोड़ के F है, सीधा सीधा आप लिख सकते हो CPCT, ठीक है। अगर CPCT से हमारा ये प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे हियर, अब यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे लिखना आप हियर DC माइनस DE इज इक्वल टू, नहीं एक काम करो, सबसे पहले तो ठीक है, थोड़ा लंबा लग जाएगा, कोई बात नहीं। DC इज इक्वल टू AB। मैं भी चाहता हूं यार कि जल्दी खत्म हो जाए, पर देखो क्या है, समझा के चलना ज़्यादा सही है ना।
अगर डी सी आपके ए बी के बराबर है, डी सी आपके ए बी के बराबर है और डी ई आपके एफ बी के, मतलब डी ई आपके एफ बी के बराबर है, तो डी सी में अगर हम डी और सी में अगर हम डी और ई को माइनस कर दें, डी और ई को माइनस कर दें जो कि इक्वल्स टू है, अगर ये इक्वल्स टू हमने प्रूफ नहीं किया होता तो हम नहीं कर पाते, जो कि इक्वल्स टू है एफ और बी के, यानी कि ए और बी में अगर हम माइनस कर दें एफ और बी के, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू ई सी। ठीक है बेटा, एक मिनट, क्या है, ए बी में मुझे माइनस करना है, हाँ तो जाहिर सी बात है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, अब हमारा आ चुका है ई सी इज इक्वल टू ए एफ, और ऑलरेडी अब इसके आगे काम करो, यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब आप आगे लिखोगे तो आप इसको लिख देना, और इसके, हाँ इसको थोड़ा सा ब्रैकेट उसमें कर देना, बॉक्स में कर देना, और यहाँ लिख देना ऑलरेडी given AF is parallel to EC, hence AECF is a parallelogram, there hence कर देना, hence EA is parallel to CF, EA is parallel to CF। देखो बेटा, जाहिर सी बात है इसको बताने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, काफ़ी लंबा ये हमारी क्लास हो गई, इतनी लंबी क्लास हम क्वेश्चंस की तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको इतना तो कंफर्म है कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लो तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जा रहा है। आप बस क्वेश्चंस कर लो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी नहीं बताया, और वो था आपका अल्टरनेट एंगल का, क्योंकि अगर मैं इसको बताने बैठ जाता ना तो ये वीडियो कम से कम बता रहे हैं आपकी 50 मिनट की हो जाती, जो कि अभी मुझे लगता है 35 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी इच्छा पे, आपको लगता है कि हाँ यार भैया एफर्ट कर रहे हैं, भैया को मतलब भैया अच्छे से समझाने की कोशिश हमको कर रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं, और भैया अगर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पर्सनली बताऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, मैं कमेंट में आपको पर्सनली पूरा समझाऊंगा। अगर आप वहाँ पे बोल देंगे कि भैया नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बोलूँगा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास क्या टेलीग्राम है, नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा भी यही मानना रहता है कि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊं कि अगर मेरा कोई छोटा भाई है ना, जिस तरीके से मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से मैं उसको पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।